गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दीजिए और क्लास को शेयर कर दो बच्चों। जल्दी से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताओ और क्लास को शेयर करो फटाफट। चलिए, आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन तो आ गया है, अब बस ज़रूरत है आपके शेयर कर देने की। तो बच्चों, जितना जल्दी हो सके ये काम कर दो भाई। मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ, आप भी शेयर कर दो। और हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का ये करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन था आज उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद कल से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्लास चलना चालू हो जाएगा, जो कि मैं करवाता हूँ बोर्ड पे अपने, वो पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि बायो का एक चैप्टर बचा हुआ है उसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मैथ बचा हुआ है उसको ख़त्म कर देंगे, और फिर हिंदी और ये का संस्कृत का क्लास चालू कर दूंगा। ठीक है। ठीक बच्चों, तो चलिए, मुझे पहले से पता है कि क्या क्या बचा हुआ है, मैं सब उड़ा दूंगा, बेफिक्र रहो। तो बच्चे, आज हम लोग इसका ये करने वाले हैं, केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, हम लोग वो करेंगे। और इसको अगर आप लगा लेते हो ना तो केमिस्ट्री में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसका मैं आपको कह सकता हूँ एक एक हिसाब से धातु और अधातु हो गया था ना, एक हिसाब से आपको आश्वासन दे सकता हूँ इस तरीके का कि इससे ज़्यादा प्रश्न जो है बाहर से नहीं आता है बच्चों। मैंने यहाँ पे जो बनवाया है आप लोगों के लिए, चलिए तो आओ, कार्बन और उसके यौगिक से आज हम लोग शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है बच्चे, नहीं बिल्कुल भी लेट नहीं हो। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं बच्चों। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्या हैं। एक बार शेयर कर देना बच्चों, आप लोग जल्दी से वीडियो शेयर कर दो यार, वीडियो शेयर कर दो फटाफट। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्या है, ये प्रश्न है बच्चों। समावयवी है, समस्थानिक है, बहुलक है या अपरूप है। तो आप लोग कहोगे कि ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक ना, कार्बन के क्या है बच्चों, अपरूप हैं। बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है, समावयवी कौन है बच्चों, ये बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, क्या ये समावयवी है? समावयवी किसे कहते हैं कि संरचना सूत्र अलग हो और अनुसूत्र समान हो, उसे हम समावयवी कहते हैं। तो आप लोगों को फौरन दिख गया होगा कि ये वाली चीज जो है ना, ये समावयवी है। क्यों भाई, क्यों समावयवी है? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि समावयवी ये कैसे है, क्यों है। तो देखो, इधर कार्बन 2 परमाणु है, इधर भी कार्बन के 2 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 3 और 3 6 है। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, यानी दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो समान है। ठीक, लेकिन संरचना सूत्र अलग होने के कारण ये एल्कोहल है और ये ईथर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं बच्चों? तो सहसंयोजी यौगिक वैसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें एक धातु रहे और एक अधातु रहे। तो आप लोग जल्दी बताओ बच्चों, सहसंयोजी कौन है? एक सॉरी, दोनों अधातु रहे वो। ठीक ना, सहसंयोजी दोनों अधातु रहे, और आयनिक यौगिक एक धातु और एक अधातु। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है जी। ऋतिक ने, एलॉन मस्क ने, अमन ने, संदेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिहारी बाबू हैं, उन्होंने सही जवाब दिया। टेक रोहित, गुलशन, एलॉन मस्क, क्या बात है, सारे बच्चे जो अपने जुड़ते हैं वो जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। विनोद है, राधा है, सागर है, प्रमोद है, एमडी टेक्निक है। गुड गुड बच्चे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसके लिए एक बार आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो बच्चे भी जुड़ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बता दो बच्चों, कार्बन क्या है, जल्दी बता दो आप लोग। कार्बन क्या है बच्चों? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है बच्चों? तो कार्बन एक अधातु है। बहुत अच्छे, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। ये कहां से आ गया भाई? हाँ, इसको उड़ा दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, यह प्रश्न है बच्चों। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 बंधन पाया जाता है। कितना बंधन पाया जाता है बच्चों? 2 बंधन पाया जाता है। ठीक है ना।
बहुत सही। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एक, दो, चार या तो फिर तीन। एक नाइट्रोजन में देखो इस तरीके से दो परमाणु जुड़े होते हैं N2 के रूप में, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में 2-3 बार बना हुआ है ये। तो कितने बच्चों? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? एकल बंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या चतुष्आबंध? बताओ बच्चों, किस प्रकार का बंधन होता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में? तो कैसा बंधन होता है बच्चों? एकल बंधन होता है, यानी कि एक बंधन होता है। अगला प्रश्न है बच्चे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लेकिन बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा लगता है बच्चों को कि ये वाला थोड़ा ही पूछेगा, लेकिन बच्चे यही पूछता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है बच्चों? तो 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, प्रश्न है, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथेन क्या है बच्चों? C2 और H6 है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए 6 बंधन हो जाएगा, और जितना कार्बन रहे ना उससे एक कम बंधन होता है, तो एक बंधन, देखो 2 कार्बन है तो उससे एक कम एक होगा, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा? 7 बंधन हो जाएगा। कितना बंधन हो गया बच्चों? 7। ठीक है ना? गुड, बहुत अच्छे। तो सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक, क्या कहा? हर एक हाइड्रोजन के लिए एक एक बंधन, और उसके बाद जितना कार्बन है उससे एक कम बंधन रहेगा। मान लो 5 कार्बन रहेगा तो 4 बंधन, ठीक ना? जैसे सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ रहे तो आप समझ जाओ बच्चे, देखो 3 कार्बन है ना, तो कितना बंधन बनेगा? 2 बंधन बनेगा। अगर 4 कार्बन दोगे तो कितना बंधन बनेगा? तो 3 बंधन बनेगा। दिख रहा आपको? अगर सिंगल बंधन रहे तो, समझ आया? और हाइड्रोजन के लिए तो एक बंधन रहना ही रहना है ना बच्चों? अगला प्रश्न है बच्चों कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? पहले बोल रहा है नाइट्रोजन, बाद में बोल रहा है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन देखो NH3 होता है ना बच्चे, तो N जो है वो 1 पीस है और हाइड्रोजन जो है वो 3 पीस है। पहले नाइट्रोजन बाद में हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? 1:3। तो जिस बच्चे ने भी 3:1 लिखा है ना उसका गलत हो गया। ठीक, पहले नाइट्रोजन बोला बाद में हाइड्रोजन बोला, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है जानते हुए भी, तो इसी को बोलते हैं हड़बड़ी में काम करना। तो हम हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे, हम आराम आराम से काम करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, वो कौन है? मेथेन है, एथेन है, एथीन है, या तो फिर प्रोपेन है? बताओ बच्चों। हाँ जी, तो आप देखो क्रियाशील कौन होता है? तो जिस यौगिक के ये कार्बनों के बीच में डबल बंधन रहे या तो ट्रिपल बंधन रहे तो वो क्रियाशील होता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन ऐसा है जिसमें डबल या ट्रिपल बंध है बच्चों? तो इसमें डबल बंधन है, ठीक है ना? तो ये ज्यादा क्रियाशील है। बात समझ में आया? हाँ, डबल बंधन है तो एक बंधन टूट करके ये हाइड्रोजनों को जोड़ सकता है ना जी अपने साथ, इसीलिए ये ज्यादा क्रियाशील है। ओके। और बाकी ये जो है ये क्या है बच्चों? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, क्योंकि ये एल्केन है, और जो एल्कीन है ना वो ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये एल्कीन है। ऑप्शन सी जो है वो एल्कीन है, और बाकी सारे के सारे जो है ये और ये जो है वो एल्केन है। तो एल्केन कम क्रियाशील होता है और एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सिंपल सा तरीका है, उसका सामान्य सूत्र। देखो बच्चे, अगर कार्बन से दो ज्यादा हाइड्रोजन रहे तो फिर वो एल्केन है। कार्बन से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहे तो फिर वो एल्केन है, और जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन रहे तो फिर वो एल्कीन है। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन रहे तो फिर वो एल्केन है, और जितना कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन रहे तो फिर वो एल्काइन है। बात समझ में आ गया? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा अगर हाइड्रोजन रहे तो एल्केन, कार्बन के डबल अगर हाइड्रोजन रहे तो एल्कीन, और कार्बन के डबल से 2 कम रहे तो फिर एल्काइन। सही है बच्चों? क्रैश
कोर्स कार्बन और कंपाउंड उसको कंप्लीट करवा देते हैं। अरे थोड़ा सा परेशान हूँ बच्चा, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई है। देख रहे हो लाइव कैसे आ रहे हैं, अपना फेस लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। नहाए नहीं हम 3 दिन से, ठीक ना। चलो बच्चों हंसना नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो यूरिया है उसका संश्लेषण किसने किया था? कोल्बे ने, बोहलर ने, बर्जीलियस ने, या तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यूरिया किसने बनाया था? तो किसने बनाया था बच्चों? तो ये बोहलर ने बनाया था। ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया था, ठीक है ना। किसने बनाया बच्चों? तो बोहलर ने बनाया। दोनों ही सवाल भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये तो जो पूछा गया है वो तो सवाल है ही है। अगला प्रश्न है बच्चों की CHO प्रकार्यात्मक समूह जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? यानी CHO किसका क्रियाशील मूलक है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एल्कोहल का है, या एल्डिहाइड का है? जल्दी बता दीजिए आप लोग, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड का है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का कहाँ चला गया? अरे हाँ, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है आपके सामने, CHO किसका है? तो ये तो दोनों एक ही साथ हो गया ना, 2 बार पूछ दिया गया, तो ये एल्डिहाइड तो हो ही गया है, ठीक ना। दोनों CHO ही है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने कोई बात नहीं शोएब अख्तर जी, कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो देखो ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब जो मर्जी पूछ ले, हाइड्रोजन पूछ ले, ऑक्सीजन पूछ ले, कार्बन पूछ ले, भाई हमें इसका अणुसूत्र पता है तो हम फौरन बता देंगे। ऑक्सीजन कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। अगला प्रश्न, C3H8 किस श्रेणी का यौगिक है? ले अभी सिखाया ना बच्चों। C3H8 कैसा है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? कैसे पता करेंगे? तो जितना कार्बन है ना उसका पहले डबल कर लिया करो। तो 3 कार्बन है, इसका जैसे ही डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इससे ज्यादा है, कम है, या इसके बराबर है? इससे 2 ज्यादा है यानी ये एल्केन है। अगर डबल ही रहता यानी ये एल्कीन होता, और अगर डबल से 2 कम रहता तो एल्काइन रहता। अभी अभी सिखाया है। तो 2 ज्यादा है, देखो डबल करने पर 6 आ रहा था, उससे 2 ज्यादा यानी 8 पीस है, यानी एल्केन है। ठीक, सीख गए? सीख गए ना? गुड। वैसे मुझे पक्का पता है कि आप लोग पहले से ही ये सीखे हुए हो। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं? 3 आबंध का मतलब एल्काइन। 3 आबंध का मतलब क्या है बच्चों? एल्काइन। और एल्काइन का पहचान मैंने क्या बताया है? हाँ, क्या बताया है? कि जितना कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर 1 कार्बन है, उसका डबल होता है 2, उससे 2 ज्यादा है, ये है ना। टोटल कितना है? 4, यानी ये एल्केन है। यहां पर बच्चों जितना कार्बन है कितना है? 2, उसका डबल होता है 4, उससे भी 2 ज्यादा यानी 6 हाइड्रोजन है, यानी ये भी नहीं होगा। ये बच्चों कितना कार्बन है? 3, 3 का डबल होता है 6, 6 में 2 कम है ना, 6 में से 2 हटाओगे तो कितना बचेगा? 4। यही हमारा एल्काइन होगा कि कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, यानी कि ये एल्काइन है। ठीक है बच्चों, एल्काइन का मतलब 3 आबंध। सही है? समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चों? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कि हाइड्रोजन रहे और कार्बन रहे, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहे। तो बच्चे ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक। हाँ जी शरद जी, आपका कमेंट आ रहा है बच्चे, बिल्कुल आ रहा है। ये कौन है? रोहिणी जी। आप का नाम हम क्यों ले? आपने कब जवाब दिया है? अभी तक तो आपने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। हाँ, जब से आए हैं नाम ही बोले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को। हाँ। अगला प्रश्न, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? एथेनॉल कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, या कार्बनिक यौगिक कहलाता है? बताओ बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना यौगिक है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त का मतलब या तो वो एल्कीन रहे या एल्काइन रहे, ठीक है ना। हाँ, तो ये एल्केन है,
आप पहचान पा रहे हैं, कार्बन के डबल से दो ज्यादा, ये भी एल्केन है। कार्बन के डबल मतलब कार्बन है 2 पीस, उसका डबल हो गया 4, उससे भी दो ज्यादा, यानी ये एल्केन हो गया। ये बच्चों कार्बन जितना है उसका डबल है, यानी ये एल्कीन है, और जो एल्कीन है वही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, C2H4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्लास 10th का न्यू बैच बच्चे, बाईटी मदन तुम लोगों के लिए ग्रुप बना दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कब से स्टार्ट होगा, फरवरी से स्टार्ट करूंगा बच्चे, ठीक ना। तुम लोगों के लिए ग्रुप बना दे रहा हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना। ओके, सही है बच्चे, हाँ। चलिए गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल का, ठीक ना, हाँ कार्बोनिल का। जल्दी बताओ बच्चे, न्यू बैच का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है मदन जी। न्यू बैच बहुत जल्द बन जाएगा बच्चे, फरवरी से बन जाएगा, बस ये जनवरी ख़त्म होने दो, फरवरी से न्यू बैच बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सही है क्या, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है बच्चों, CHO है, CO है। तो कार्बोनिल का जो प्रतिकारक होता है ना बच्चों, वो होता है CO। क्या होता है, CO। ओके, ये कार्बोनिल कहलाता है। ठीक है, परिधि सुमन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अमन सही जवाब दे रहे हैं, गौतम ऑफिशियल सही जवाब दे रहे हैं, यासिर किंग सही जवाब दे रहे हैं, एलॉन मस्क हैं, श्रेया पांडे जी हैं, ये कौन है, ताइजुल या ताजुद्दीन, पता नहीं क्या है, ताजुद्दीन है। ओके, राजा कुमार, आपका थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे। तो बच्चों फातिमा ने सही जवाब दिया है। बहुत बार मैं क्या करता हूँ, बच्चों के नाम लेता हूँ जो सही जवाब देते हैं, और बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं भी ले पाते हैं। पल्लवी जी सही जवाब दे रहे हैं, एकता जी हैं, स्मार्ट नीतीश है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बहुत बच्चों के नाम हो गए। चलो जी आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन ध्यान से देखिएगा, है ना, 3 बंधन वाला। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। कहीं पे दिख रहा है क्या, यानी कि एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है केवल फॉर्मूला वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी, CnH2n माइनस का 2। ठीक, गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, एथीन का सूत्र क्या होता है। एथीन, एथ का मतलब हुआ 2 कार्बन, ठीक, और इन का मतलब हुआ डबल बंधन। एथ इन, है ना, 2 कार्बन डबल बंधन। तो 2 कार्बन किसमें है बच्चों, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो यही दोनों में से आपका आंसर है बच्चे। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसको चेक भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो ये कौन है बच्चे, तो ये तो एथेन है, जितना कार्बन है ना उसके डबल से 2 ज्यादा है, यानी वो एल्केन में भाग गया। तो कौन बचा, ये बचा यार। ठीक, देखे कैसे पकड़ रहे हैं बातों को, सही है। बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, बताओ बच्चों। कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि सबसे सरल होता है, सबसे सिंपल आसान सा। मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, या तो ब्यूटेन होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है बच्चों जो कि सबसे सरल है यार, तो सबसे सरल जो है ना बच्चों वो मेथेन है। सबसे सरल कौन है बच्चों, मेथेन। ठीक, गुड। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोपेनोन में कौन समूह है। प्रोपेनोन जो कि यहाँ पर उसका ये भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो इसमें समूह कौन सा, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या दियाबंध है, कौन है बच्चों बताओ। प्रोपेनोन में कौन सा समूह है बच्चों, तो उसमें कीटोन है। क्या है बच्चों, प्रोपेनोन, CO। CO को हम लोग क्या कहते हैं, CO को हम कहते हैं कि ये क्या कहा जाए, मिटा दें इसको, मिट जाएगा। हाँ जी, क्या बात है, बढ़िया से मिट गया ये तो। हाँ जी, तो CO को हम लोग कहते हैं, ये क्या किया मैंने, कीटोन कहते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए हो कि उसे हम कीटोन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह है, अच्छा कार्बोक्सिल समूह है बच्चों। कार्बोक्सिल समूह कौन है, ये प्रश्न है, जल्दी बताओ। कार्बोक्सिल समूह कौन है बच्चों। CHO है, CO है, COOH है, या तो O है। कार्बोक्सिल समूह कौन है बच्चों, तो कार्बोक्सिल समूह जो है वो है COOH। क्या हो जाएगा, COOH। बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया था, तो मेरा बोलना बनता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है बच्चों। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोन है, या इनमें से कोई नहीं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब जरूर दें।
हाँ जी, तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है ना बच्चों, वो एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक संतरा से, टमाटर से, सिरका से, इमली से। बताओ बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? तो क्या हो जाएगा बच्चों? टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? टमाटर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताओ बच्चों, किया जा सकता है। ओके, बहुत अच्छे। कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं? एथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, एथेनोइक अम्ल का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। हाँ, टमाटर तो बहुत तुम लोग लाल लाल बना करके भेज रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मॉडल सेट का सब्जेक्टिव करवा देंगे बच्चे, बिल्कुल करवा देंगे। ठीक, हाँ, लाइव में ही करवा देंगे, ऐसा रहा। चलो, और क्या कहते हो? और कुछ चाहिए मेरे से? तुम लोगों को जो चाहिए ना वो मैं दूंगा यार, लेकिन तुम लोगों को बदले में बस एक काम करना है, डेली जुड़ना है, वीडियो को शेयर करना है, और अपने आने वाले छोटे भाई बहनों को भी इससे जोड़ देना है। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, एथेनॉल का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक, ईंधन के रूप में, ये नहीं कि हम उसका केरासिन बना देंगे, नहीं भाई। डीजल ये गाड़ियों में डाल करके हम उसे चला सकते हैं। अच्छा, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? देखो बच्चे, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक ये मुझे मिला नहीं था इस साल। बताओ तो सही, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मेथेन का, एथेन का, एथीन का, या एथाइन का? जल्दी बताओ बच्चों, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है बच्चों? देखो, तुम जो ये बोल रहे हो, क्रैश कोर्स वगैरह बोल रहे हो बच्चे, मैं चालू कर रहा हूँ यार, चालू कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में लग गया हूँ मैं। तो तुम लोग थोड़ा सा इतना दिनों से कह रहे थे कि सर मैं दूंगा, मैं दूंगा, और जब मैंने नंबर दिया है तब तुम लोग दे नहीं रहे हो। बताओ कितने नालायक हो। एथाइन, वेल्डिंग में क्या होता है बच्चों? एथाइन होता है, एथीन नहीं होता बेटा, एथाइन है ना। एसिटिलीन गैस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एथाइन को ही, एथाइन का ही दूसरा नाम है एसिटिलीन। ओके, याद रहेगा, एथाइन, एथीन नहीं, एथाइन। ओके। अगला प्रश्न है, किन उत्प्रेरकों के उपयोग पर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा उत्प्रेरक है जिसका उपयोग कर करके हम वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं? निकेल का, लोहा का, कार्बन का, या एल्यूमिनियम का? बताओ बच्चों। चलो ठीक है, एक वीडियो भी बना देते हैं, बना ही देते हैं बच्चों, कल बना देता हूँ। ठीक। तो निकेल का किसका करते हैं बच्चों? निकेल का। ठीक, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपके सामने, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? एथेनॉल का उपयोग कफ सिरप, टिंचर आयोडीन, टॉनिक, या इनमें से सारे के सारे? तो बच्चों, एथेनॉल का जो उपयोग होता है ना, वो इन सब चीज़ों को बनाने में होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सारे के सारे। ठीक है क्या? कितना देना है? जितना दे सको उतना। इतना देना है कि जिससे कि आपके पॉकेट पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही दे, जितना दे सकते हो अपनी हैसियत के मुताबिक, जो भी दे सकते हो दे देना भाई, ताकि स्मार्ट बोर्ड अपना भी लग जाए। बहुत पीछे हो गए हम लोग जी। हाँ। अगला प्रश्न है बच्चों कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है वो जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस बनाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। पेटीएम नंबर नहीं, अकाउंट नंबर है बच्चे, अकाउंट नंबर है, उसमें से अगर आप कर सकते हो IFSC कोड के साथ मैं दे देता हूँ। आप लोग फटाफट उसमें जितना हो सके जितना जल्दी करो, ताकि अपना ये स्मार्ट बोर्ड आ जाए और हम लोग भी आराम से पढ़ें। ठीक, मस्त हो करके पढ़ाई करें। चाहते हो कि हाँ आ जाए तो तुम लोग थोड़ा बहुत योगदान अब कर दो, बहुत दिनों से कह रहे थे। ठीक है, अकाउंट नंबर का एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ, ठीक ना।
बना देता हूं बच्चों। चलिए, तो फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सिरका में जो खट्टा स्वाद होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण होता है, HCl के कारण होता है, या H2SO4 के कारण होता है? बताओ बच्चों। सिरका का जो खट्टा स्वाद होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? बताओ। फॉर्मिक, एसिटिक, HCl या H2SO4? तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, तो सिरका में जो होता है खट्टा स्वाद वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि उसमें वही अम्ल पाया जाता है और कोई नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का, हाँ, जो एथेनोइक अम्ल है बच्चों उसका सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH3COOH। हाँ, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो देना चाहते हैं लेकिन वो पेटीएम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो इस्तेमाल करते हैं ना उनके थ्रू आप करवा सकते हो कि भाई भैया ये कोई हैं इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलना कि सर ये अकाउंट नंबर है, इस पर भेज दीजिए तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो भेज देंगे। ठीक, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मतलब ऐसा कौन सा एल्कोहल है बच्चों जिसे हम पी सकते हैं? कुछ बच्चों ने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, मैं नाम नहीं पता है मुझे, जिसने दिया है ना एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजना बच्चों, ताकि मोटिवेट करने के लिए दूसरा भी उनका नाम मतलब थोड़ा सा मैं चाहता भी हूँ कि आपका नाम लिया जाए कि हाँ भाई ये शार क्लासेस के लिए फ़िक्रमंद बच्चा है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, उसका नाम नहीं दिखता है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना पैसा अभी तक दिया है बच्चों ने। अभी मैं बताता हूँ, देखो ये रहा स्टेटमेंट, अभी देखता हूँ बच्चे, बहुत डिटेल स्टेटमेंट देखूंगा। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। आज 3 तारीख है ना, आज भी बच्चे ने पैसा भेजा। एक बच्चे ने 200 भेजा है, एक बच्चे ने 501 रुपया भेजा है, ठीक, एक बच्चे ने 100 रुपया भेजा है, आज नहीं ये पहले का है। एक बच्चे ने 500 भेजा है, और एक बच्चे ने 1500 रुपया भेजा है। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत शुक्रिया यार, तुमने तो अपने ये से बढ़ के कर दिया। और पता है वो लिखा है कि आई एम नॉट एबल टू डोनेट मोर देन, ये करके कुछ लिखा है, पेटीएम से किया है उसने। एक बच्चे ने 200 किया है, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। चलिए, तो इतने बच्चों ने अभी तक किया है, समझ आया? इतने बच्चों ने कर दिया है। एशआर क्लासेस पे कर्ज रहा इनका, ये मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिए। वैसे चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं अभी, आप लोग बने रहो, मैं अभी दे देता हूँ तुम लोगों को, ये क्या बोलते हैं उसे, आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, उसका फ़ोटो भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और कल एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। चलो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा हाँ, किसका हम लोग पेय के लिए उपयुक्त है, किसे हम पी सकते हैं? तो एथेनॉल को पी सकते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन कमरे के ताप करने पर द्रव अवस्था में होता है? कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में होता है, ठीक, बताओ बच्चों। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मेथेन नहीं, ये गैस होता है। एथेन ये भी गैस होता है, एथाइन ये भी गैस होता है, तो फिर कौन है बच्चों? तो एथेनॉल है, ठीक ना। एथेनॉल क्या है बच्चों? ये द्रव अवस्था में होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन नहीं है बच्चों? तो एल्कोहल देखो, कोई भी एक एल्कोहल बोलो ना, C2H5OH, ये सबसे बेहतर एल्कोहल होता है। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 चीज है बच्चे। नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, जो उपस्थित नहीं है वही हमारा आंसर है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न ये है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? HCOOH होता है, ये हमारा मेथेनोइक अम्ल है बच्चों। तो इसका सामान्य सा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, या तो फिर लैक्टिक अम्ल है? तो इसका जो सामान्य नाम है ना बच्चों,
वो क्या है जी? तो वो है फॉर्मिक अम्ल। क्या है जी? इसका सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो अपरूप के अलावा एक तीसरा अपरूप है, उसका नाम क्या है? तीसरा अपरूप का नाम बताइए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, या इनमें से सारे के सारे? तो तीसरा अपरूप कौन है बच्चों? तो कार्बन के दो अपरूप तो ये हो गए, तीसरा अपरूप का नाम क्या हो जाएगा? फुलेरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फुलेरीन। तीसरा अपरूप पूछा है ना, तीसरा अपरूप का नाम बताना है। सही है बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रबर किसका बहुलक है? एथिलीन का है, एसिटिलीन का है, आइसोप्रीन का है, या प्रोपीन का है? बताओ बच्चों, रबर जो है वो किसका बहुलक होता है? तो रबर जो है ना बच्चों, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आप लोगों को याद रखना है। रबर जो है वो किसका बहुलक है बच्चों? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वैसे ये क्लास 12 का टॉपिक है, अभी मैं यही पढ़ा रहा था अपने बच्चों को कुछ दिन पहले, क्लास 12 वालों को। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कार्बन के दो अपरूप, कार्बन के अपरूप सॉरी फुलेरिन जो C16 भी होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी, जाली की जैसी, रबाकार के जैसी, या चतुष्फलकीय होता है? बताओ बच्चों। कार्बन का जो अपरूप है फुलेरिन, जिसमें 60 कार्बन होते हैं, उसका जो ये आकृति होती है वो कैसी होती है? तो हम कहेंगे कि बच्चों वो फुटबॉल के जैसी होती है। कैसी होती है बच्चों? फुटबॉल के जैसी। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है, श्रृंखला समावयवता कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, या असंतृप्तता कहलाती है? जल्दी से बता दो बच्चों। एक बच्चे ने कहा कि सर आप ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। मैं ये पढ़ा रखा हूँ, लेकिन एक बार फिर से पढ़ा दूंगा तुम लोगों के विशेष आग्रह पर। श्रृंखलन कहते हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं इसे करा दूंगा, बेफिक्र रहो। अमरीशा कुमारी जी का कहना है एथिकल हैकिंग क्या है? मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चे, और तुम क्या पूछ रहे हो बताओ? कोई भी कर सकता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो बच्चे, जब हम मेथेन में से 3 हाइड्रोजन निकाल दें और उसके जगह पर एल्कोहल, ये क्या बोल रहे हैं, अरे उसका नाम क्या है बच्चे, अरे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है उसको हम क्या कहते हैं? मेरे दिमाग से देखो, मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज़ अभी चल रहा है, इसीलिए बाकी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक ना? हाँ, अकाउंट नंबर मैं अभी दूंगा बच्चे, अभी दूंगा, और कल एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हैलोजन कहते हैं। हाँ, तो अगर कोई एक हैलोजन जोड़ दोगे, 3 हाइड्रोजन निकाल करके उसके स्थान पर हैलोजन जोड़ दो, तो उसे हम फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। तो अगर क्लोरीन जोड़ोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन जोड़ोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन जोड़ोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। यानी 3 पीस जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर ये 3 पीस जोड़ा गया है, 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है और 3 पीस इसमें जोड़ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया आप लोगों को। तो ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म का, क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना बच्चों? बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? बताओ बच्चे, बेंजीन का अनुसूत्र, तो ये तो हर बच्चा जानता है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ये बेंजीन का अनुसूत्र है बच्चों, C6H6। ठीक ना? अगला प्रश्न है बच्चे, प्रोपाइन में कौन समूह है बच्चों? प्रोपाइन जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कौन सा समूह है? एल्कीन समूह है, एल्काइन समूह है, कीटोन है, या एल्डिहाइड है? बताओ इसमें कौन सा समूह है बच्चों? एल्कीन है, एल्काइन है, कीटोन है, या तो फिर एल्डिहाइड है? तो क्या बोलोगे बच्चों कि इसमें एल्काइन समूह है। कौन सा समूह है इसमें? एल्काइन समूह है। ठीक, बहुत अच्छे, इसमें एल्काइन समूह है। गुड। एल्कीन नहीं बच्चे, प्रोपाइन, आइन, आइन बोला जा रहा है ना, तो आइन में क्या होता है? ट्रिपल बंधन होता है, तो एल्काइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? आप ब्यूटेन के कितने समावयवी बना सकते हो? 3 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, या 5 बना सकते हो? ब्यूटेन के कितने समावयवी बना सकते हो बच्चों? जल्दी से बताओ तो जरा। हाँ जी, ब्यूटेन क्या है? 4 कार्बन है। तो इस 4 कार्बन को आप कितने तरीके से सजा सकते हो? हाँ जी, बताओ जरा। तो इस 4 का, एक तो ये हो गया,
एक कार्बन को यहां से हटा दीजिए और उसको कैसे जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, ये 2 हो गया। और कैसे कर सकते हैं बताओ? और इसको कुछ और कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। वाह, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे भेजना। मात्र 2 ही है बच्चे, यही 2 तरीका से आप कर सकते हो। कोई बच्चा कहेगा कि इसको उठा करके सर ये नीचे वाले को उठा करके यहां जोड़ दीजिए, तो ये तो फिर सीधा लंबा श्रृंखला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हम्म तो बस 2 ही तरीके से हम कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं कर सकते इसको। अगला प्रश्न है, चीनी में किण्वन से क्या बनता है? चीनी में जब किण्वन होता है, चीनी का किण्वन होता है तो क्या बनता है? तो जब भी किण्वन होगा ना बच्चे, तो बस एक ही चीज बनेगा और उसका नाम है एल्कोहल। क्या होगा बच्चों? एल्को। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि ऊपर कर देंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, ये जो है ना 4 पीस, इसको ऊपर कर देंगे। तो ऊपर कर दोगे तो थोड़े ना नाम बदल जाएगा, ऊपर कर दोगे तब भी वही रहेगा। ठीक, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात देखिए। अगर आप इस तरीके से नीचे लिखते हो तब भी सेम चीज है, और अगर ऊपर लिखते हो तब भी सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है बच्चे। सही है क्या? हाँ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल बन। अच्छा, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? पेंटेन से बनने वाला जो एल्कोहल है उसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो 5 कार्बन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि 5 कार्बन कहाँ है, ये रहा 5 कार्बन, यही एक है, इसी से बनेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? देखो, पेंटेन का मतलब हो गया कि 5 कार्बन रहेगा और 12 पीस हाइड्रोजन रहेगा। तो 12 में से एक हाइड्रोजन को खींच के भगा दिया गया और उसके स्थान पर OH जोड़ दिया गया, तो C5H11OH, ये रहा हमारा आंसर। दिख रहा है बच्चों? C5H11OH। देखो इसको, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? संतृप्त मतलब क्या होता है बच्चों? एल्केन। तो आप एल्केन पहचानो। इसमें एल्केन के पहचानने का तरीका, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। तो पहचानिए इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चों? तो जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा, ये रहा ऑप्शन डी। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप फौरन आंसर पे आ जाइए। ठीक, हाँ, सही है बच्चों। तो ये आप लोगों ने एक 50 नंबर का ये कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है बच्चों कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम बनाया था उसमें मुख्य कमी क्या था? यह केवल 86 तत्व, इसमें केवल 86 तत्व थे। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। इसमें अष्टक त्रिक में विभाजित था, या उपर्युक्त सारे के सारे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ना 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 ना, ऑल नहीं है, यह केवल हल्के तत्वों के लिए था। उस जमाने में 86 तत्व नहीं थे, यह तो मेंडलीव के जमाने में भी 86 नहीं था, है ना बच्चों? तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन बी हमारा। हाँ, हनुमान भक्त ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अष्टक त्रिक में थोड़े विभाजित था। अष्टक तो अष्टक में ही विभाजित था, त्रिक वगैरह नहीं था। तो ऑल जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, और आप बी के साथ जाओ। अगला प्रश्न है बच्चे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 7 है, 8 है, 9 है, 18 है। 7, 8, 9, 18। कल से तुम लोगों का क्लास बोर्ड पे चलेगा बच्चों, तो कल से मैथ भी चलेगा। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? कितने समूह हैं? समूह बोले तो वर्ग कितने हैं बच्चे? 18। कितने हैं जी? 18। हाँ जी। और अगला सवाल है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सल्फर परमाणु, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना? 2 और 10 हो गया, तो 10 और 6 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सही। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 का पावर -12, 10 का पावर -10, 10 का पावर 12 या 10 का पावर -6? जल्दी बताओ।
कोई बात नहीं प्राची जी, मैं पढ़ा दूंगा जो बचा हुआ है। चलो केमिस्ट्री का एक कर देते हैं क्रैश कोर्स फिर से। लास्ट वाले चैप्टर में तुम्हारा दिक्कत है ना, शुरुआत के 3 तो बिल्कुल सही होगा। तो 10 का पावर पिकोमीटर किसको बोलते हैं बाबू? तो 10 का पावर -12 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का पावर -12 को हम पिकोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, अकिर्य तत्व कौन है? नहीं बता दोगे क्या? अकिर्य तत्व कौन है बच्चों? तो हीलियम। हीलियम अकिर्य तत्व है, ठीक है। गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? जल्दी बता दो, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह का तत्व किसे कहते हैं? अकिर्य गैस वाले तत्वों को, ठीक ना। तो शून्य समूह का तत्व कौन है बच्चों? हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो क्लोरीन है? बताओ बच्चों, शून्य समूह का तत्व कौन है जल्दी से? तो कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, बहुत सही, हीलियम। अगला प्रश्न है आपके सामने, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 1, 3, 2 या 4? जल्दी बता दो, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ये प्रश्न है बच्चों। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ही कक्षा है इसमें और वही इसका बाहरी कक्षा भी है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन आता है? समूह का मतलब होता है वर्ग। तो जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु साइज में क्या परिवर्तन आता है? वो घटता है, वो स्थिर रहता है, वो बढ़ता है, या कभी घटता है कभी बढ़ता है? बताओ बच्चों क्या होता है? जब आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन आता है? बताओ। तो क्या होता है बच्चों? वो बढ़ता है यार, है ना। वो क्या होता है? वो बढ़ता, स्थिर नहीं रहता, वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो उसका आकार बढ़ता है बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों, बताओ। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों? n² होता है, 2n² होता है, 3n² होता है, या 4n² होता है? तो जो सही उत्तर है बच्चों वो है 2n²। क्या हो जाएगा? 2n²। पहले कक्षा में कितना? n की जगह पर 1 रख दीजिए, वहां पर आ जाएगा। दूसरी कक्षा में कितना? n की जगह पर 2 रख दीजिए, पता चल जाएगा। देखो 2n² है ना, n की जगह पर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो 2 × 1 आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना हो जाएगा भाई? इसी तरीके से आप n की जगह पर 2 रख करके निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? देखो बच्चे, जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कराया गया या किया गया, ठीक है ना, तो उसके अनुसार एक नियम निकल करके आया और उसमें कहा गया कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो किसके आवर्त फलन होते हैं, ये आपने बताना है। परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, आधुनिक आवर्त फलन के हिसाब से बताना है, परमाणु के आकार के, या घनत्व के। तो क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। और ये बात मोसले ने कहा था बच्चों। ये किसने कहा था? मोसले ने कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारें किसको कहते हैं बच्चों? ये क्षैतिज कतारें हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, समूह कहते हैं, कोष कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? तो बच्चों वो आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवर्त कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? बताओ, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? अल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, या तो मैग्नीशियम है? बताओ बच्चों, सबसे कम कौन है? अल्युमिनियम, जिंक, लोहा या मैग्नीशियम? इन चारों में सबसे कम कौन है? तो लोहा इन चारों में सबसे कम है बच्चों, ठीक ना। क्या हो जाएगा? लोहा। गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? और ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, यकीन करोगे, और 2 बार बना हुआ है, ठीक। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? हाँ जी, 11 होता है। बहुत अच्छे, विशाल राज जी ने, तन्मय जी ने, तेरा भूत, ओके। क्या, अरे तुमने क्या नाम लिखा गधे। हाँ, सही करो उसको। भारत और श्रीलंका का पहला T20 श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बॉलिंग करेगी। ओके, क्या बात है, बढ़िया है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? अम्लीय धातु होते हैं, अकिर्य धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं, या मिश्र धातु होते हैं? बताओ बच्चों,
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो क्षार धातु होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं वो, क्षार धातु होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है या तो आयरन है? बताओ बच्चों, सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन? तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे जो भारी धातु है वो है यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम है। सही है क्या? अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, प्रश्न है सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है, 79 होता है, 89 होता है, 39 होता है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, ये बताना है आपको। जल्दी बता दीजिए, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सबसे पहले सोनू रॉय जी जवाब दिए हैं, एमडी टेक्निक है, संदेश झा जी है, स्मार्ट नीतीश है, संजना जी हैं, राधा जी हैं, विशाल है, ताजुद्दीन है, एंजल प्रिया है, अमन है। सारे बच्चों के नाम मैंने इस बार पढ़ डाले। क्या बात है, कहाँ से पढ़ पाएंगे इतने सारे बच्चों के नाम? तो क्या हो जाएगा बच्चों, 79 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या 17, 18, 19 या 20? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 19। कितना होता है? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? हाँ जी, प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? डेबी ने पहचाना था, न्यूलैंड्स ने पहचाना था, डोब्रेनर ने पहचाना था, या इनमें से किसी ने नहीं पहचाना था? सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो डेबी ने पहचाना था। किसने पहचाना था बच्चों? डेबी ने पहचाना था। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा समूह डोब्रेनर का त्रिक बनाता है? डोब्रेनर त्रिक कौन है बच्चों, जल्दी से बता दो। बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है? बताओ, डोब्रेनर त्रिक किसे कहते हैं? तो पहला और अंतिम का जो परमाणु भार है उसका अगर हम क्या करें, ये निकालें, अरे क्या कहते हैं उसे, औसत निकालें, तो वो बीच वाले के परमाणु भार के बराबर आना चाहिए। बेरियम का कितना होता है परमाणु भार? तो क्या हो जाएगा? अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। बढ़िया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी सही है क्या? अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने। अच्छा देखो, आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। अब मान लो कि आपको याद ही नहीं आ रहा है कि कौन है परमाणु त्रिक है। ठीक, चलो ठीक है, रहने दो, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ते जाती है? ठीक, जल्दी बताओ बच्चों। अरे अभी बैटिंग में टाइम है रे, बैटिंग में टाइम है। मैं छुट्टी दे दूंगा, मैं खुद ही देखूंगा। पागल हो, मैं छोड़ूंगा क्या? मैं मैच का बहुत शौकीन हूँ। अपना एक चैनल भी आ रहा है बहुत जल्द, जिसमें मैं न्यूज़ दिया करूंगा ये का, और रिकॉर्ड वगैरह बताया करूंगा। मुझे बहुत शौक है बच्चे इसका। ठीक ना? हाँ, तो घटता है, क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न है बच्चों, नहीं अपरिवर्तित नहीं रहता, घटता है। और क्यों घटता है ये मैंने बताया है तुम लोगों को। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणुओं की त्रिज्या, या परमाणुओं का घनत्व? बताओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था ना आवर्त में तत्वों का, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। ठीक है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? एक ही सवाल को देखो दो तरीके से पूछा गया है। तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने काम किया था। कैसा किया था बच्चों? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? बताओ, मेंडलीव के समय कौन सा तत्व नहीं था? बोरॉन नहीं था, एल्यूमिनियम नहीं था, गैलियम नहीं था, या सिलिकॉन नहीं था? बताओ बच्चों।
कौन नहीं था? तो गैलियम नहीं था, और उसके स्थान पर उन्होंने एका सिलिकन के नाम से यह छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तत्वों का जो वर्गीकरण है ना, उसका मुख्य श्रेय किसे जाता है? ड्रोबनेरर को जाता है, मेंडलीव को जाता है, न्यूलैंड्स को जाता है, या मोसले को जाता है? बताओ बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? जल्दी बताओ। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है बच्चों? तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय जाता है ना, वो जाता है मेंडलीव को। किसे जाता है बच्चों? मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी का जो बनाया गया वो मोसले के द्वारा बनाया गया है, ठीक। लेकिन जो बनाने में जो शुरुआती मेहनत था ना बच्चों, वो किसने किया था? मेंडलीव ने किया था, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? कार्बन के लिए, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, या लेड के लिए? तो किसके लिए छोड़ा था बच्चों? हाँ, गैलियम के लिए उन्होंने जो नाम रखा था एका एल्युमिनियम रखा था, और जर्मेनियम के लिए जो नाम रखा था वो एका सिलिकॉन रखा था। किसके लिए स्थान छोड़ा था बच्चों? जर्मेनियम के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे, जर्मेनियम के लिए उन्होंने स्थान छोड़ा था। ये कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है भाई? जाहिर सी बात है, MS धोनी। अब छोड़ दिया वो, कैप्टन कूल, जैसे मैं हूँ एकदम कूल सा, लेकिन मैं गुस्सा भी होता हूँ, वरना ज्यादातर उस टाइम पे मैं कूल रहता हूँ। क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से हैं? क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन है बच्चों? क्लोरीन 35 और 36, क्लोरीन 34 और 35, क्लोरीन 33 34, या क्लोरीन 35 और 37? तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं, कोहली तो उनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, कोहली अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन धोनी तो धोनी ही है ना भाई। वो अपनी चिड़िया को भी बात से लड़वा देता था भाई और जिता भी लेते थे। क्या बात। हाँ, दो समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के, 35 और 36, ठीक है। गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? आवर्त सारणी में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है? तो देखो बच्चों, आवर्त सारणी में जब आप कभी ये ऊपर से नीचे जाओगे ना जी, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक ना, ना तो घटती है ना बढ़ती है, ठीक। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत सही। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है बच्चों? दूसरे आवर्त में K सेल है, L सेल है, M सेल है, या N सेल है? जल्दी बताओ। व्याकरण पढ़ा देंगे बच्चे, उसमें क्या है। तो क्या हो जाएगा? L सेल हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं बताओ? आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग 11 के तत्व हैं उसे क्या कहते हैं? मुद्रा धातु कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? वर्ग 11 के तत्व, तो वो मुद्रा धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो मुद्रा धातु कहलाते हैं। हैलोजन थोड़े कहलाएगा। हैलोजन तो 17वें नंबर पे है। चलो बच्चों, तो ऐसा है, आज मैं इन लोगों को छोड़ देता हूं, ठीक। अपना क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लो, और जिस बच्चे को अभी तक ये नहीं मिला है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे,
अकाउंट नंबर नहीं मिला है, मैं उन बच्चों को अकाउंट नंबर दे देता हूँ। आप लोग अकाउंट नंबर ले लो और जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा सहयोग कर लो बच्चे। ओके, यहाँ से नहीं आ रहा है सही। चलो ठीक है बच्चों, मैं अभी ना स्टेटस लगा देता हूँ, ठीक है? हाँ, स्टेटस लगा देता हूँ। ओके, फटाफट से कर दो बच्चे, फटाफट से कर लेना, ठीक? हाँ, मैथ कल से चलेगा बच्चे, कल से मैथ और बायोलॉजी। ओके। किसी का कितना समावयवी बनेगा ये कैसे? जितना तुम सजा सकते हो, जितना तरीके से, उतना ही समावयवी बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा अपने चैनल पे महामैराथन, कौन कहता है नहीं होगा? अरे ये जो महामैराथन है, मैराथन है, ये सब मेरा देन है बच्चे, बाकी लोग कॉपी करते हैं। ये सब कुछ, ये जो नाम रखने का जो तरीका है, हाँ, अभी महा सीरीज देंगे। ये सब मेरा ही है, जितना शुरुआती काम है सब एसआर क्लासेस किया करता था, आज भी करता है। अभी थोड़ा सा पीछे हो गए संसाधन की कमी की वजह से। समझे? चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।